धन्यवाद प्रवीण जी। आदरणीय प्रोफेसर गंगा प्रसाद विमल जी, मेरे दो अग्रज आदरणीय मदन कश्यप जी और आदरणीय मंदिर जी, अलका जी, प्रवीण जी और आज के इस आयोजन के दूल्हा श्री विलास सिंह जी। श्री विलास जी की कविताओं का संग्रह कविता के बहाने का आज लोकार्पण हुआ, चर्चा हो रही है। अपनी बिरादरी में श्री विलास जी को आते हुए देखकर प्रसन्नता हो रही है। हमारी बिरादरी में उनका स्वागत है। सुना गया है कि श्री विलास जी शुरुआती दिनों से ही कविताएं लिखते थे, पर कुछ लोग संकोची होते हैं। कविता से प्रेम इनको बहुत दिनों से था, मगर कई लोग प्रेम समय से अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। हमारे गुरु जी प्रोफेसर केदारनाथ सिंह जी कहा करते थे, समय से चूकोगे तो चूके रह जाओगे, फिर कह नहीं पाओगे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। श्री विलास जी अपने प्रेम को दबाए रखा इन्होंने, और थोड़ी देर से ठाकुर चौबे जी ने इन कविताओं का संकलन प्रकाशित किया, जिसे बहुत पहले आ जाना चाहिए था, पर देर से भी यह संग्रह आया है। तो श्री विलास जी बहुत बहुत अभिनंदन, और ऐसे मौके पर आपको यह बधाई। एक लंबे अंतराल की कविता है जिसका मुझे लेखन वर्ष मालूम नहीं है, इसलिए उसकी व्याख्या मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। मगर इन दिनों कविता की कुल आज जो ढेर सारे कवि हो रहे हैं, श्री विलास जी छुपे रह गए, लेकिन बहुत सारे कवि ताल ठोकर मैदान में कूद पड़े हैं। और ये बधाई हो संचार माध्यमों को, सोशल मीडिया को, जो कवि बनने और आलोचकों से कवि स्वयं को कवि मनवाने की जिद पर डटे हुए, जिनकी कविताओं का कुल 4 विषय इन दिनों चल रहा है। उन 4 विषयों में से एक है आकुल अलग कजराए नयन पृथुल नितम, इसका विवरण करेंगे। दूसरा है शहीदों की विधवा को बेशक नमस्ते न करें, बेशक उसके घर रोटी या साड़ी न पहुंचा पाए, पर उसके लिए घड़ियाली आंसू जरूर बहाएंगे। तीसरा है पाकिस्तान को घर घुस के मारेंगे। और चौथा है कि सरकारी घोषणाएं उधर हुई नहीं कि इधर रोड सफाई, रोड पर झाड़ू लेके पहुंच जाएंगे, फोटो खिंचवा के कविता लिख के दे डालेंगे। इत्तेफाक से श्री विलास जी इन सदकर्मों से बचे हुए हैं, बधाई हो उनको। इन चीजों के लिए असल में जब यह कविता अभी जो कविता के बहाने कविता श्री विलास जी की है, उस पूरी कविता को इन्होंने एक लंबे अंतराल के बहुत सारे प्रसंगों को जोड़कर जैसा कोलाज बनाया है, और उसमें जैसे जैसे शब्दों का इन्होंने उल्लेख किया है। अब ये सिजेरियन बच्चे के जन्म के बारे में जिस तरह से चल पड़ा है कि मातृत्व के साथ भी इस समय जैसा जैसा जो मातृत्व हमारे समाज में, मानव सभ्यता में एक ममता का विषय है, उसको विज्ञान ने क्या कर दिया। विज्ञान ने हमें बहुत प्रगति सिखाई है। हमारे देश के किसानों को बीज दे रहे हैं। जो किसान स्वयं अन्न उपजाते थे और अपने ही उपज से बीज रखते थे अगली फसल के लिए, उन किसानों को निर्वीर्य बनाया है इस विज्ञान ने और इस विज्ञान के अन्य सारे लोगों ने। ऐसी स्थिति में जाने से, ऐसी स्थिति के खतरे से बचाने के लिए सम्माननीय कवि श्री विलास जी ने हमें जगह जगह इशारा किया है। इस इशारे में एक कविता इनकी तानाशाह शीर्षक से है।
1904 ईस्वी के आसपास एक बहुत बड़े कवि, बहुत बड़े लेखक हमारे देश दुनिया में हुए थे। उनका नाम था सखाराम गणेश देउस्कर। बांग्ला में वो स्वयं मराठी रहते थे, देवघर में बांग्ला में किताब लिखी, अनुवाद हिंदी में हुआ। उस किताब का एक चैप्टर है सम्मोहन चित्त विजय, जिसमें अंग्रेजों ने भारत देश के लोगों पर, आम नागरिकों पर, जिन्हें वह समझ नहीं है कि उसका सम्मोहन कैसे किया जा रहा है, उस सम्मोहन की तरफ इशारा करते हुए जब श्रीविलास जी आगे बढ़ते हैं तो उस तानाशाह को देखते हैं कि जब वे मेरे घर आते हैं, हमारे घर के सभी सुख दुख के बल की चिंता में डूब जाते हैं। घर के सारे लोग सोचते हैं कि शायद इनसे बड़ा उपकारी हमारे इस धरती पर हमारे लिए है नहीं, लेकिन असल में वे किस तरह से जहर उनके जीवन में घोलते हैं और किस तरह सम्मोहन का शिकार बनाकर उनका सब कुछ, उनके पेंदे के नीचे से जो पीढ़ा खींचने की प्रक्रिया जारी है, उसकी तरफ इशारा करते हुए जब वे कहते हैं कि बर्बादी के बीच भग्न पड़े संस्थान और जीवन मूल्य, संस्थानों को जो बर्बाद किया जा रहा है इस समय, आप सारे लोग उससे अवगत हैं। और हजारों का जीवन भी, जब तक हम समझें कि यह हमारे सपनों की दुनिया नहीं, एक व्यक्ति की सनक है और हम सब हो चुके हैं कीमत, हम सब चुका रहे हैं कीमत अपनी सामूहिक मूर्खताओं की। सामूहिक मूर्खताएं बहुत सारी चीजें करती हैं हमारे देश में। हमारे गुरु और भारतीय भाषा के बहुत बड़े कवि केदारनाथ सिंह ने अपने शोध में एक जगह लिखा है कि बिंब कविता को मूर्त, दीप्त और संक्षिप्त करता है। इस पूरी किताब में श्रीविलास जी को एक बहुत बड़ा अस्त्र मिला है, ये रूपक के रूप में, और वह है पौराणिक रूपक। पौराणिक रूपकों का दोहन करने की जो इनकी कला है वह स्पृहणीय है। हमें भी लगता रहता है जब कभी महाभारत आपको 1942-43-44 के आसपास यदि थोड़ा पीछे ले जाए तो दिनकर को द्वितीय विश्व युद्ध की दशा देख करके जो भारत की दशा दिखने लगी थी, उस दशा पर दिनकर ने कुरुक्षेत्र और बाद में रश्मिरथी जैसी रचना की। तो जब हमें अपनी पुरानी चीजें याद आने लगती हैं, उस समय वे पौराणिक रूपक हमें अपने समकालीन चीज को छोटे शब्दों में, कम शब्दों में व्यक्त करने की बहुत बड़ी सुविधा देती है। वह उस सुविधा का बेहतरीन उपयोग बहुत दिनों के बाद श्रीविलास जी ने अपनी कविताओं में किया है। अक्सर इनके महाभारत के जो पात्र हैं, जैसा मैं भी अनुभव करता रहा हूँ कि हुआ क्या क्या रहा है, होता क्या क्या रहा है। महाभारत कथा नहीं, सत्य है हमारे समय का, जहाँ कंफ्यूज्ड प्रतिबद्धताएं, मिसप्लेस्ड आस्थाएं, मूल्यहीनता और अवसरवाद हो जीवन के मानदंड। जब बंद हो धृतराष्ट्र की आंखें, यह धृतराष्ट्र शब्द कितना ध्वनि व्यंजक है कि ये बहुत सारी चीजों को एक साथ समेटता है। केवल धृतराष्ट्र का देने से सत्ता की अंधता से लेकर के और धृतराष्ट्र की जो लिप्साएं हैं, ये सब कुछ इसमें व्यक्त हो जाता है। ऐसे ही इनकी और इसी प्रसंग को लेते हुए युद्ध और अर्धरथी, ये दो कविताएं हैं जिनमें इन्होंने कर्ण को, इतना बड़ा कर्ण जैसा महारथी शायद दुनिया में होना असंभव है, सारा कुछ पवित्र रहते हुए अपने जीवन में जो दो पाप कर्ण ने किए, एक चक्रव्यूह में और दूसरा युद्ध सभा में द्रौपदी के चीरहरण के समय, पूरे उस महाकाव्य में पूरे जीवन को पवित्र रखने के बावजूद इन दो
पापों से निहत्थों पर हथियार उठाना और स्त्री का अपमान करना, यही दोनों उनके अंत का कारण बना। और इन दो चीज़ों को श्रीविलास जी ने अपनी इस कविता में, इन दोनों कविताओं में, और भी कई जगह ये है कि आँख में पट्टी बांधने का जो धृतराष्ट्र का और गांधारी का यह बिंब, इस बिंब का इन्होंने इतना सार्थक उपयोग किया है। ऐसे चीज़ों के लिए श्रीविलास जी को बधाई दी जानी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान सामने बैठे हैं।